मित्रों नमस्कार, मैं श्याम कावेरी फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर, फ़िलिस्तीन इजराइल विवाद। मुझे कुछ मित्रों ने कहा कि आप समसामयिक विषय पर भी अपना एक वीडियो बनाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। निश्चित तौर पर ये वीडियो आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला वीडियो होने वाला है और हमारे वे बच्चे जो अध्ययनरत हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी निश्चित तौर पर ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, कावेरी दृष्टिकोण चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर आने के लिए हमें सबसे पहले हमारे वर्ल्ड मैप पर आना होगा। तो आइए चलते हैं हमारे वर्ल्ड मैप की ओर। मित्रों, यह है हमारा वर्ल्ड मैप। आप लोग, बहुत सारे लोग वर्ल्ड मैप से परिचित होंगे, फिर भी मैं एक प्राइमरी नॉलेज के रूप में वर्ल्ड मैप के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये वाला हिस्सा जो हमारा नज़र आ रहा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये वाला एरिया जो है यूरोप महाद्वीप है। यहाँ से यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है और बाकी हमारा ये एशिया महाद्वीप और ये ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया महाद्वीप में ही इजराइल और फ़िलिस्तीन और हमास स्थित हैं। अब कहाँ है? इतनी बड़ी पृथ्वी में इजराइल और फ़िलिस्तीन हमें तो साधारण आँखों से नज़र भी नहीं आते। ये हमें चाइना दिख रहा है, ये हमको कनाडा दिख रहा है, यूएसए दिख रहा है, ब्राज़ील दिख रहा है, हमारा प्यारा भारत भी दिख रहा है। किंतु यदि हम इजराइल को ढूंढें तो वो नज़र नहीं आता एक बार में, हमें देखना पड़ता है कहाँ पर है इजराइल। तो इजराइल को समझने के लिए दोस्तों, और इजराइल ही नहीं, इजराइल के साथ फ़िलिस्तीन और हमास की स्थिति समझने के लिए आइए हम इस मैप को थोड़ा इनलार्ज करेंगे। इजराइल, हमास और फ़िलिस्तीन को समझने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें ये गूगल मैप हमारी सहायता करेगा। गूगल को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम देखते हैं, ये अब हमारा थोड़ा सा नक्शा इनलार्ज हो गया है। यहाँ पर हमें अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, एशिया महाद्वीप दिख रहा है और हमें ये मध्य एशिया भी इसमें नज़र आ रहा है। और इस तरफ हमारा यूरोप का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है, जिसमें स्पेन, फ्रांस, इटली, पोलैंड, यूक्रेन है। इसमें अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी एरिया में जो इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहा जाता है, जो पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है, और इजिप्ट से थोड़ा ऊपर में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर ये जो छोटा सा देश नज़र आ रहा है यही इजराइल है। जब हम इसको बड़ा करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके पूर्व में जॉर्डन है और इसके पश्चिमी एरिया में मेडिटेरियन सी है, जैसे भूमध्य सागर भी कहा जाता है। और इसके पड़ोसी देश अब हमें नज़र आने लगे हैं। इधर जॉर्डन है और ऊपर उत्तरी हिस्से में लेबनान है, सीरिया है और इराक है। हालांकि इराक से इजराइल की सीमा नहीं लगती है, मगर हाँ, उसका नज़दीकी एक देश है। अब हम इसे थोड़ा सा और बड़ा करते हैं जब इस नक्शे को, तो हम पाते हैं कि अब हमें इजराइल दिखने लगा दोस्तों। तो इजराइल में ये पवित्र स्थल जेरूसलम दिख रहा है, ऊपर लेबनान नज़र आने लगा अब, और ये जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है मेडिटेरियन सी। तो बात हम जब इजराइल की करें तो ये इतना छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से कि हमारे देश का जो एक राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य मिज़ोरम, नॉर्थ ईस्ट में जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम का क्षेत्रफल लगभग इजराइल के क्षेत्रफल के बराबर है। इजराइल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है और मिज़ोरम का क्षेत्रफल लगभग 21,081 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हमारे भारत देश से इजराइल की तुलना करें क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर इजराइल की भूमि को या उस भूमि के बराबर के हिस्से से अगर भारत की तुलना की जाए तो हमारा देश 158 गुना, लगभग 158 गुना है। यानी इजराइल जैसे 158 देश हमारे देश के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से समा सकते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना छोटा देश है, मगर छोटा होने के बाद ताकतवर कितना है, ये भी मैं आपको अभी जानकारी देना चाहूँगा। और पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ से भी कम आबादी है। मित्रों, हम जबकि इजराइल की स्थिति को समझ चुके हैं कि इजराइल कहाँ स्थित है
अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि इज़राइल और जॉर्डन के बीच में एक सागर है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, मगर जब हम जैसे ही इसे बड़ा करते हैं, जूम करते हैं इस मैप को, तो यहाँ पर एक मृत सागर है जिसे डेड सी कहा जाता है। इज़राइल और जॉर्डन के बीच ये मृत सागर है, इसे डेड सी कहते हैं। मैं इसकी भी विशेषता बताना चाहूँगा यहाँ पर। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं इस डेड सी की। सबसे पहली बात तो ये डेड सी सही में बेचारा डेड हो रहा है। हम लोगों ने, मनुष्यों ने अपने कुछ ऐसे कारनामों से इसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शायद भविष्य में ऐसा ना हो कि ये सही में डेड सी अपने नाम के अनुरूप हो जाए। पर वर्तमान में जो इसकी विशेषता है, वो पहली विशेषता तो ये है कि ये डेड सी के पानी की डेंसिटी इतनी है, घनत्व इतना ज़्यादा है, इसमें जो खनिज है और नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि कोई व्यक्ति अगर सीधा लेट जाए पेट के बल या पीठ के बल, तो इसमें डूबता नहीं है। इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये है। दूसरी विशेषता ये है कि इसका पानी इतना ज़्यादा नमकीन है, नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है इसमें कि इसमें कोई प्राणी, जीव जंतु जीवित नहीं रह पाते। और अगर कोई जीवित रह भी पाता है तो समझ लीजिए कोई बहुत ही बैक्टीरिया है, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया है इसमें जो रह पाते हैं, अन्यथा सारे जीव जंतु जो भी यहाँ आते हैं वो मृत हो जाते हैं। इसकी एक विशेषता है इसकी जो मिट्टी है और इसका पानी है। ऐसा माना जाता है कि चमड़ी से संबंधित अगर कोई बीमारी, असाध्य रोग किसी को है, डर्मेटोलॉजी से संबंधित, तो वो लोग यहाँ आकर यदि इस पानी से नहाते हैं और इसकी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाते हैं तो वो रोग खत्म हो जाता है। इस कारण से यहाँ की मिट्टी का व्यापार भी हो रहा है, यहाँ के पानी का भी व्यापार हो रहा है। बोतलों में बंद करके कई कंपनियाँ इस पानी को सप्लाई करती है, बेचती है, जिसकी वजह से इसके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया, डेड सी के अस्तित्व को। और दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, पर्यटक स्थल भी है ये, और जिसकी वजह से यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट हैं उनको एक अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। अब हम इज़राइल पर आते हैं। अब इज़राइल ही हम बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इज़राइल एक मान्यता प्राप्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र की मान्यता इसको प्राप्त है। फ़िलिस्तीन को, चूँकि फ़िलिस्तीन भी एक देश है और दुनिया के बहुत सारे देश उसे मान्यता देते हैं, किंतु संयुक्त राष्ट्र ने अभी उसे मान्यता नहीं दिया है, इसलिए इज़राइल शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो जब ये इज़राइल का मैप हमने बड़ा किया तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है गाज़ा स्ट्रिप। इसको सैटेलाइट मोड पर अगर हम देखेंगे गाज़ा स्ट्रिप को, तो आप देखिएगा कि ये वाला जो हिस्सा है यहीं पर हमास का कब्जा है। सैटेलाइट मोड पे नहीं, हमास का कब्जा ये वाला एरिया जो गाज़ा है, इसमें संगठन है जो हमास। अब हमास क्या है इस पे हम अभी बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम हमास को ना समझ लें, फ़िलिस्तीन को ना समझ लें, हम इज़राइल को ना समझें, हम यरूशलेम को ना समझें, हम तेल अवीव को ना समझें, तो इस विवाद को हम नहीं समझ सकते। तो ये हमास के नक्शे को जब बड़ा किया जाता है तो आप देखेंगे काफ़ी सफ़ेदी और धुंधलापन नज़र आता है इसमें। मुझको तो ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध के दुष्परिणाम हैं, बॉम्बार्डिंग और रॉकेट वगैरह, उसके दुष्परिणाम से ये जो वाइट नज़र आता है हमें। वर्तमान समय में इस पूरे एरिया के ज़्यादातर भूभाग पर इज़राइल का कब्जा है, और फ़िलिस्तीन का कब्जा एक तो ये गाज़ा स्ट्रिप जो हमास के कब्जे में है इस पर है, और ये जो वेस्ट बैंक का एरिया है इस एरिया में भी फ़िलिस्तीन का कब्जा है। ये वेस्ट बैंक में भी एकदम पूरे एरिया में उसका कब्जा नहीं है फ़िलिस्तीन का। ये मान लीजिए छोटे छोटे टापू मान लो आप, और उनमें फ़िलिस्तीन का कब्जा है, और उसके बाकी एरिया में उसके आसपास इज़राइल का कब्जा है। अब हम बात करते हैं यरूशलेम की। सबसे मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के विवाद का है, तो यरूशलेम पे जब तक हम विचार नहीं करेंगे तो उसको समझना असंभव है। जो यरूशलेम है ये 3 धर्म से रिलेटेड है। तीनों ही धर्मों के लिए ये पवित्र जगह है, और तीनों ही धर्म ऐसा मानते हैं कि उनकी सबसे पवित्र जगह में से एक यरूशलेम है। और जब मैं यरूशलेम के विषय में बात करता हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि इन तीनों धर्मों के पितामह एक ही थे, जिनका नाम था इब्राहिम, जिसे मुस्लिम धर्म में इब्राहिम कहा गया, किंतु ईसाई धर्म में और यहूदी धर्म में अब्राहम कहा गया।
तो ये सब अपने आप को अब्राहम का वंशज मानते हैं और इनके धर्म ग्रंथों में भी इब्राहिम या अब्राहम का जिक्र मिलता है। यहाँ पर तीनों ही धर्मों के पवित्र स्थल भी हैं। यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल भी यरूशलेम में स्थित है। यरूशलेम वह स्थान है जहाँ तीनों ही धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के पैगंबरों से संबंधित है। इसमें अगर हम यहूदी धर्म की बात करें तो इज़राइल दुनिया का एकमात्र देश है जो यहूदी राष्ट्र है। इस्लाम की बात करें तो यहीं पर यरूशलेम में ही एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अस्का, जिसे शॉर्टकट में अलस्का मस्जिद भी कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद अलस्का मस्जिद का सबसे ज़्यादा महत्व है। ये भी एक मान्यता है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब यहाँ पर आए थे। और अलस्का मस्जिद के ही पास में डोम ऑफ द रॉक भी है। अगर इस मैप को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे तो डोम ऑफ रॉक हमें नज़र भी आएगी। डोम ऑफ द रॉक है, ऐसी मान्यता है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब इसी डोम ऑफ द रॉक से होकर जन्नत को गए हुए थे। फिर यदि क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह जी को यहीं पर यरूशलेम में ही एक पहाड़ी पर सूली पर लटकाया गया था और यही वो स्थान है जहाँ पर ईसा मसीह 3 दिन बाद पुनः जीवित हो गए थे। इस कारण यरूशलेम इन 3 धर्मों की आस्था के केंद्र में है। और एक बहुत बड़ा कारण इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का ये भी रहा है कि इसी कारण इन्हीं तीनों धर्मों के बीच आपस में विवाद भी होते रहे हैं और समय समय पर वो सशस्त्र संघर्ष में भी बदल गए। अब जबकि हम फिलिस्तीन, इजराइल और गाज़ा पट्टी के एरिए को ठीक तरीके से समझ चुके हैं, अब हम इस विवाद की जड़ में जाने की कोशिश करेंगे और इसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको हमास, फिलिस्तीन और इजराइल के इतिहास के विषय में बताना चाहूँगा, तो जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हमास की। तो हमास संगठन 1987 में बना, बहुत ज़्यादा पुराना संगठन नहीं है ये। हमास का पूरा नाम है हरकतुल मुकावामा अल इस्लामिया। 1987 में इसका गठन हुआ और 1993 में हमास ने अपना सशस्त्र बल गठित किया। हमास को कुछ देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, मगर कुछ देश उसे राष्ट्रवादी संगठन भी मानते हैं। इसमें यूएसए जो है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, इजराइल और जापान इसे आतंकी संगठन मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैराग्वे और यूके इसकी केवल सैन्य शाखा को आतंकी संगठन मानते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील, चाइना, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, रसिया, सीरिया, टर्की इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। 2018 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने हेतु विचार था, किंतु ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था और हमास आतंकवादी संगठन घोषित नहीं हुआ। हमास की विचारधारा ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड करके एक संगठन है मिस्र का, वहाँ से ये विचारधारा आई। अभी हाल ही में हमास ने बहुत सारे रॉकेट के द्वारा इजराइल पर हमला किया और इजराइल के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी से संपन्न राष्ट्र है, वो बहुत उन्नत राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है। उसके पास एक अस्त्र है जिसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम ऐसा उसके पास वेपन है जो हमास की ओर से आने वाले 99% मिसाइलों का हवा में ही ध्वस्त करके अपने देश की रक्षा करता है। अब हम बात करते हैं फ़िलिस्तीन की। फ़िलिस्तीन को पैलेस्टाइन भी कहते हैं और फ़िलिस्तीन को बाइबल में कैनन कहा जाता है। ग्रीक भाषा में इसे फ़लस्तीनिया कहा गया और रोमन में इसे रोमन भाषा या रोमन लोग इसे जुड़वा प्रांत कहते थे। हम फ़िलिस्तीन के विषय में समझना चाहेंगे तो इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 15 नवंबर 1988 को फ़िलिस्तीन का जो संगठन है PLO, फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे अल्जीरिया की नेशनल असेंबली में
स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया, किंतु इसे मान्यता पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई। इसे मान्यता 2011 में आकर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा होती है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2011 में फ़िलिस्तीन को मान्यता दी। और 2012 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली, जिसे हम महासभा भी कहते हैं, अब हम एक वीडियो अलग से संयुक्त राष्ट्र के ऊपर बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जो बहुत बड़ा श्रेय जाता है संयुक्त राष्ट्र को। अगर हमारी दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध अगर नहीं हुआ है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका यूएनओ की है। तो यूएनओ का एक अभिकरण, जो महत्वपूर्ण अभिकरण महासभा है, उसने 2012 में फ़िलिस्तीन को गैर सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार किया। फ़िलिस्तीन का इतिहास बहुत पुराना है। 1948 से पहले मित्रों, इस पूरे क्षेत्र पर, जो क्षेत्र हमने अभी इजराइल और फ़िलिस्तीन का देखा, उस पे पूरे क्षेत्र पर फ़िलिस्तीन का ही कब्जा था 1948 के पहले। यानी हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है, उस समय पूरे एरिया में फ़िलिस्तीनियों का ही कब्जा था। फ़िलिस्तीन की जो मुख्य आबादी मानते हैं फ़िलिस्तीनी, वो मुस्लिम आबादी को फ़िलिस्तीनी माना जाता है, और उनका अगर मुख्य धर्म बोलेंगे तो इस्लामी है। अब आगे बढ़े तो अगर हम फ़िलिस्तीन के इतिहास को देखें तो 1200 ईसा पूर्व, अब ईसा पूर्व आप जानते हैं, ईसा से भी 1200 साल पहले, यानी 2021 में हम आज खड़े हैं, तो 2000 साल ये और 1200 वो, यानी 3200 कुछ साल पहले हजरत मूसा के नेतृत्व में, हजरत मूसा एक पैगंबर हुए हैं जिन्हें प्रॉफिट भी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में यहूदी जो थे, जिनके विषय में हम आगे बात करेंगे इजराइल के संदर्भ में जब चर्चा होगी, तो हजरत मूसा के नेतृत्व में मिस्र, जैसे हमने अभी मैप पर देखा था इजिप्ट, वहाँ से यहूदी फ़िलिस्तीन आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1200 ईसा पूर्व, ईसा से 1200 साल पहले। उसके बाद में 700 ईसा पूर्व की जब हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र पर बेबीलोन का अधिकार हो गया। बेबीलोन कहाँ पर है? अगर हम मैप पे देखेंगे तो इराक में बेबीलोन है। और जब बेबीलोन का यहाँ पर अधिकार हुआ तो यहाँ से यहूदियों को भगा दिया गया। दोस्तों, यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, यहूदियों को बार बार निर्वासित किया गया, बहुत अत्याचार हुए, कई बार उनके ऊपर नरसंहार भी हुआ, अपन इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो 700 ईसा पूर्व यहूदियों को फ़िलिस्तीन से निर्वासित कर दिया गया। फिर 550 ईसा पूर्व यहाँ पर आया फारस का शासन। फारस, जैसे हम पूर्व में पर्शिया भी कहते थे, और फारस को आज के समय में हम ईरान के नाम से जानते हैं। जब ईरान का शासन इस क्षेत्र पर आया तो ईरान ने यहूदियों को वापस यहाँ आने की इजाज़त दे दी और यहूदी फिर यहाँ पर आकर रहने लगे। 636 में आ जाए हम, वर्तमान समय का 636 ईसा के बाद की बात करें तो 636 में यहाँ पर आ गया अरबों का शासन। अरबों का जब शासन था तब भी यहाँ पर तीनों धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे। अब मिलजुल कर रहें ना रहें, संघर्ष तो थोड़ा बहुत रहा होगा, मगर हाँ, तीनों धर्मों के लोग उस समय अरबों के शासन के समय इस क्षेत्र पर निवास करते थे। और 1517 में तुर्कों के एम्पायर में ये आ गया, ये पूरा क्षेत्र। अब तुर्कों का एम्पायर, यानी जैसे हम ओटोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, ओटोमन साम्राज्य ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसको हम तुर्की जो एक देश है, यही तुर्की जो है ये केंद्र था ओटोमन साम्राज्य का, यहीं से ओटोमन साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह से हम फ़िलिस्तीन के इतिहास को थोड़ा समझ पाए। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे तो इज़राइल को समझेंगे, और आप लोग बुरा मत मानिएगा, जब हम इज़राइल की बात करेंगे तो थोड़ा लंबी बात होगी। मित्रों, विषय संवेदनशील है, गंभीर है, इसे कम शब्दों में बताकर इसके विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जा सकता, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट हो सके मैं उतने शॉर्टकट में इस टॉपिक को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ।
और अलग अलग चीज़ों पर इससे संबंधित, इस विषय से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो मोसाद पर बनाया जा सकता है और WHO पर एक वीडियो बनाया जा सकता है, यहूदी धर्म पर एक वीडियो बनाया जा सकता है, इस्लाम पर एक वीडियो बनाया जा सकता है। बहरहाल हम शॉर्टकट में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी हमास को समझा, फ़िलिस्तीन को थोड़ा समझा, अब आते हैं हम इज़राइल को। और जब हम इज़राइल की बात करेंगे तो हमें यहूदी को भी समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों 1958 में भारत में एक मूवी बनी थी यहूदी, उसमें दिलीप कुमार साहब ने अहम भूमिका निभाया था। तो मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को भी देखें, उससे भी आपको कुछ समझ विकसित करने में आसानी होगी। और यहूदियों पर किए गए अत्याचार, शायद दुनिया में इतने अत्याचार अन्य किसी जाति के ऊपर या संप्रदाय के ऊपर आज तक नहीं हुआ होगा जितने अत्याचार यहूदी समाज के लोगों पर हुआ। मित्रों, यहूदी धर्म के लोग अपने आप को इब्राहिम का वंशज मानते हैं। इब्राहिम मतलब अब्राहम, नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। मुस्लिम उन्हें इब्राहिम कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और ईसाई और यहूदी उन्हें अब्राहम कहते हैं। ये अपने आप को अब्राहम का वंशज मानते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम था इसहाक और अब्राहम के पोते का नाम था जैकब, जिसे इस्लाम में याकूब कहा गया। और इन्हीं जैकब उर्फ याकूब का एक और नाम इजराइल भी था, और इसी इजराइल के नाम पर इस देश का नाम इजराइल पड़ा। यहूदी धर्म में एक और प्रॉफिट हुए हैं जिनका नाम मूसा हुआ है। अब्राहम के बाद सबसे महान पैगंबर मूसा को माना जाता है, किंतु अलग अलग धर्मों की आस्था के अनुरूप मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। जो मैंने अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो याकूब जो थे, जिन्हें हम जैकब कह सकते हैं, इजराइल कह सकते हैं, उनने यहूदियों की 12 जो जातियां अलग अलग भागों में बटी हुई थी, उन 12 जाति बोल दो, कबीले बोल दो, उन सब को एक करके यहूदी धर्म की स्थापना की थी। इस यहूदी जाति पर समय समय पर बहुत अत्याचार हुए। ये एक व्यापारिक कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा पर ध्यान देने वाले लोग हैं, और आज के समय में दुनिया की महाशक्ति की बात करें तो इज़राइल भी एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। मैंने इसके पहले भी बताया कि भारत से 158 गुना छोटा होने के बावजूद वो हर क्षेत्र में भारत से बहुत आगे हैं। मैं भारत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप मत ये सोचिएगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ, मगर हाँ, हमें इज़राइल से प्रेरणा लेना चाहिए और हमें भी उसके रास्ते पर चलकर अपने देश को विकास के शिखर पर पहुंचाना चाहिए। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें या अन्य किसी भी क्षेत्र की बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा। वो जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन हुए हैं, वे भी यहूदी समाज के थे। इस कौम पे बहुत अत्याचार हुए। 1939 से 1945 के बीच, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इन 6 सालों के बीच 1939 से 1945 के बीच लगभग 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। और इतनी क्रूर मौत उनको दी गई कि सुनकर हमारी रूह कांप उठती है। बड़े बड़े रूम बनाए हिटलर ने, और उन रूम में चारों ओर से जो पैक होते थे उसके अंदर यहूदियों को डाल दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, और बाहर हिटलर खड़ा उनको मरता हुआ पारदर्शी कांच से देखता था। वो बेचारे तड़प तड़प कर मर जाते थे। उनसे मजदूरी कराई जाती थी, गुलामी कराई जाती थी, और जो व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं होता था उसके सर पे गोली मारकर उसको मार दिया जाता था। बड़े बड़े कुओं में इकट्ठा एक साथ हजारों यहूदियों को डालकर उस कुएं में आग लगा दी जाती थी। यानी इतना विभत्स तरीके से, पता नहीं हिटलर को इतनी क्या बुराई थी यहूदियों से। 60 लाख, आज की डेट में मेरा ख्याल है इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा संख्या यहूदी की इज़राइल में है, जितने लोगों को वहाँ मार दिया गया। ऐसा कहते हैं कि 1/3 आबादी यहूदियों की हिटलर ने होलोकास्ट, एक नाम दिया गया था होलोकास्ट, नरसंहार करके मार दी थी। इसके अलावा भी दुनिया के कई देशों में इन पे अत्याचार हुए।
उनके विषय में ये प्रचलन में था कि ये बहुत चालाक कौम है, यहूदी बहुत देश के खिलाफ़ चलते हैं और ये अच्छे लोग नहीं हैं, बेईमान हैं, कपटी हैं, पता नहीं क्या क्या इनके विषय में भ्रम फैलाया गया था और इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। और तो और यहूदियों को तो मानव भी नहीं माना जाता था। जर्मनी में तो इनको सब ह्यूमन कहा जाता था, यानी इंसान नहीं हैं आप, सब ह्यूमन हैं, ऐसा जर्मनी के लोग मानते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ, युद्ध में कहीं हार हो गई तो दोष यहूदियों के सर पे मढ़ दिया जाता था और उन्हें सज़ा दी जाती थी। इसके बाद भी ये कौम इतना अत्याचार सहकर भी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और आज दुनिया की एक बहुत ताकतवर कौम और ताकतवर राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल रही। तो इसके पीछे निश्चित है उनकी मेहनत और उनकी बुद्धि और उनका राष्ट्र प्रेम और अपने धर्म के प्रति प्रेम, अपने लोगों के प्रति प्रेम, इन सब भावों के साथ ये कौम फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई है। तो इज़राइल जो है यहूदी धर्म के मानने वालों का एकमात्र राष्ट्र है। दुनिया में और कोई दूसरा देश नहीं है जो यहूदी धर्म को मानने वाला राष्ट्र कहलाता हो। तो इज़राइल में ऐसा नहीं है कि 100% यहूदी ही हैं, 79% यहूदी हैं, तो 19% अरब भी हैं और 5% अन्य लोग भी हैं। यहूदियों को ज्यूज़ कहा जाता है और यहूदी धर्म के मानने वालों को जुडास कहा जाता है। अब बात अगर हम करें तो इज़राइल जो है, इज़राइल की राजधानी वैसे तो तेल अवीव थी, किंतु 1980 में इज़राइल ने अपनी राजधानी यरूशलेम को घोषित कर दिया और अमेरिका जो एक कट्टर समर्थक है इज़राइल का, उसने तुरंत इज़राइल के यरूशलेम को मान्यता देते हुए अपना राजनयिक मुख्यालय एम्बेसी वहाँ पर खोल दी। फ़िलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, किंतु पूरे यरूशलेम पर इज़राइल ने कब्जा कर लिया है। इस कारण से युद्ध की और विवाद की एक वजह ये भी है। अब हम इज़राइल की अगर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें मोसाद की भी बात करनी पड़ेगी। मोसाद यहाँ का एक इंटेलिजेंस सर्विस है, गुप्तचर संस्था है। जैसे हमारे भारत में रॉ है, अमेरिका में CIA है, इसी तरीके से रूस में KGB है, तो इज़राइल में मोसाद है। मोसाद दुनिया की सबसे अच्छी गुप्तचर एजेंसी मानी जाती है और क्रूर और बहुत ही देशभक्त। ऐसा माना जाता है कि अगर इज़राइल के एक आदमी को भी दुनिया के किसी देश के व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो मोसाद के लड़ाके उनके देशों में जाकर, उनके घरों में घुसकर उनको सज़ा देते हैं। ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि ऐसे कई उदाहरण इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं। ओलंपिक खेल चल रहे थे 2005 में। उस समय 11 इजराइल के खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद इजराइल की मोसाद ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था रेथ ऑफ गॉड, और उस रेथ ऑफ गॉड का ऑपरेशन 20 वर्ष चला और जितने लोग उस हत्याकांड में दोषी थे सबको, दुनिया के चाहे वे किसी भी देश में जाकर छुप गए हों, सबको मोसाद गुप्तचर एजेंसी ने जाकर सबको मार दिया, ख़त्म कर दिया, सजा दी। इसके बाद एक घटना और है। 1976 में 95 इजरायली नागरिकों को युगांडा में बंधक बना लिया गया था। तो इजराइल के लोग, इजराइल की सेना, इजराइल की एजेंसी वहाँ पर पहुँची और उस युगांडा देश से उन 95 बंधकों को छुड़ा कर ले आई। ये ऐसी बहुत अनेक घटनाएं हैं, वो अलग से जब हम मोसाद की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। किंतु जब हम इजराइल की बात करते हैं तो यहूदी की बात किए बिना, मोसाद की बात किए बिना ये बात पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, वर्तमान में इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। यहाँ का मुख्य धर्म है यहूदी और यहाँ के इन लोगों की मुख्य भाषा जो है हिब्रू बोलते हैं ये लोग। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर आपका ध्यान में लाना चाहूँगा। यहूदी अपने आप को मूल रूप से इजराइल का निवासी मानते हैं
वो ऐसा मानते हैं कि उनके पैगंबरों ने उन्हें इज़राइल भूमि अपने रहने के लिए प्रदान की थी। किंतु 27 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पे रोमन साम्राज्य स्थापित हो गया और रोमन ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किया और यहूदियों को इस पूरे क्षेत्र से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद ओटोमन साम्राज्य आया 1453 में। ओटोमन साम्राज्य का यहाँ पर कब्जा रहा। 1914 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो युद्ध के पहले यहूदियों से अंग्रेज़ों ने एक वादा किया था कि आप हमारी मदद करें युद्ध में और उसके बदले में हम आपको इजराइल नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर देंगे। यहूदियों ने इंग्लैंड की मदद भी की, किंतु अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे, वो मुकर गए अपने वादे से। मगर हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब मित्र राष्ट्रों की जीत हुई तो मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड भी सम्मिलित था। तो इंग्लैंड ने ये छूट दे दी यहूदियों को कि आप दुनिया भर के यहूदी आकर फ़िलिस्तीन में रह सकते हैं। तो दुनिया भर के यहूदी जो कि बहुत संपन्न थे, पैसे वाले भी थे, वो आकर फ़िलिस्तीन और वर्तमान इज़राइल में निवास करने लगे। वहाँ उन्होंने ज़मीनें भी खरीदी और धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे यहूदी आकर रहने लगे। और ये बात वहाँ के पड़ोसी जो देश थे, जॉर्डन, सऊदी अरबिया एवं अन्य, उनकी आंखों में खटकने लगी और एक संघर्ष की स्थिति पैदा होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1948 में इंग्लैंड ने इज़राइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हुए इंग्लैंड इज़राइल से वापस चला गया। 14 मई 1948 को इज़राइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर आ गया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने भी इसे मान्यता दे दी। किंतु ये बात बस यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है। ये बात इज़राइल के पड़ोसी देश जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे, जिसमें जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, इराक है, इनको नागवार गुजरी। उनको ये कतई मंजूर नहीं था कि इज़राइल एक यहूदी राष्ट्र यहाँ पर स्थापित हो। 1948 में ही युद्ध की शुरुआत हो गई। जॉर्डन और इज़राइल के बीच एक युद्ध हुआ, इसे अरब इज़राइल युद्ध कहा जाता है, जिसमें 1 लाख फ़िलिस्तीनी बेघर हो गए। ये युद्ध लगभग 9 महीने और 3 सप्ताह तक चला। बहुत सारे युद्ध हुए इज़राइल और अरब कंट्रीज़ के बीच। सारे युद्धों में इज़राइल की जीत हुई और एक जो छोटा सा देश इज़राइल था, धीरे धीरे उसका नक्शा बड़ा होता गया, उसकी ज़मीनें बढ़ती गई और अन्य क्षेत्रों पर भी उसका अधिकार बढ़ता गया। 1948 के युद्ध में गाज़ा पट्टी पर मिस्र का अधिकार हो गया, वेस्ट बैंक पे जॉर्डन का अधिकार हो गया। किसी तरह युद्ध समाप्त हुआ। एक युद्ध और बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हम 6 डे वार के नाम से भी जानते हैं, जो 1967 में हुआ था। मात्र 6 दिन में इज़राइल ने उस युद्ध को समाप्त कर दिया था, जिसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने ये युद्ध इज़राइल के ख़िलाफ़ छेड़ा था। किंतु अकेले इज़राइल ने मात्र 6 दिन में इन सभी देशों को हरा दिया और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो गाज़ा पट्टी अभी हम वर्तमान में जिसका जिक्र हमास के संदर्भ में कर रहे थे, उस गाज़ा पट्टी पर भी इज़राइल ने कब्जा कर लिया। सिनाई पेनिनसुला, जिसे हम सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं, मिस्र के एक हिस्से पर भी, सिनाई प्रायद्वीप पर भी इज़राइल ने कब्जा कर लिया, जिसे हम वेस्ट बैंक बोलते हैं।
पूर्वी तट कहते हैं, उस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस तरह से जितने भी युद्ध हुए उसमें इजराइल को ही फ़ायदा हुआ। 6 डे वार में तो इजराइल के मात्र 987 सैनिक हताहत हुए थे, किंतु इसमें मिस्र के 15,000 सैनिक शहीद हो गए थे, जॉर्डन के 700 सैनिक शहीद हो गए थे, लीबिया के 1000 सैनिक शहीद हो गए थे। और अगर एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमानों की बात करें तो मात्र 46 विमान इजराइल ने खोकर 452 अरब कंट्रीज़ के विमान, 452 अरब कंट्रीज़ मत समझिएगा आप, अरब कंट्रीज़ के 452 विमानों को इजराइल ने मार गिराया था। ये बहुत बड़ी जीत थी इजराइल की। इस तरह से इजराइल का कब्ज़ा बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़कर आज कितना ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, मगर मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से इन सारे विषयों पर विस्तृत प्रकाश आने वाले समय में डालूँगा। यदि आप सबका आशीर्वाद और स्नेह और प्यार मुझे मिला तो मैं ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति के साथ नए नए तथ्यों के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यरूशलेम को एक विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए उसे ना तो इजराइल का हिस्सा माना था और ना ही फ़िलिस्तीन का। जैसा कि हम जानते हैं, वेटिकन सिटी भी एक विशेष धार्मिक क्षेत्र है जिसे देश का दर्जा प्राप्त है। कुछ उसी तरह यरूशलेम के विषय में भी यूएनओ ने प्रयास किया था, किंतु स्थितियां और परिस्थितियां, समय और कालांतर में उस पूरे यरूशलेम में आज इजराइल का कब्जा है। हम बात करें युद्धों की तो कोई युद्ध किसी एक पक्ष को फ़ायदा कभी नहीं पहुंचाता है। युद्धों से कभी किसी का भला नहीं होता है। चाहे दो परिवार आपस में लड़ें, चाहे दो राज्य लड़ें, चाहे दो देश लड़ें, हमेशा नुकसान दोनों पक्षों का होता है। जीतता कोई भी देश है, मगर मित्रों हारती तो मानवता ही है। अगर हम ये कहें कि इजराइल ही एक देश वहाँ रहे, फ़िलिस्तीनी ना रहे, तो ये भी गलत है। इजराइल एक बहुत बड़ा देश है, बहुत शक्तिशाली देश है, और बड़े होने के साथ इजराइल को बड़प्पन दिखाना भी चाहिए। इजराइल को चाहिए कि फ़िलिस्तीन को भी उसका हक वाजिब हक दे और उसे मान्यता दे। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। फ़िलिस्तीनियों को भी चाहिए कि वो इजराइल को मान्यता दें और इन सब युद्धों को समाप्त करें। मैंने तो मात्र 1 या 2 युद्ध का वर्णन आपके सामने किया, वो भी संक्षेप में। कई युद्ध हुए हैं इनके बीच, इन्हीं सब बातों को लेकर, और हजारों बेकसूर लोगों की जानें गई हैं इन युद्धों में। फ़िलिस्तीन को भी अपना बड़ा दिल करके इजराइल को मान्यता देना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हुए निर्णयों को सम्मान करते हुए एक दूसरे की सीमा रेखा की इज्जत करनी चाहिए। हमास जो अपनी नज़र में एक राष्ट्रवादी संगठन है और एक अपने देश के लिए युद्ध लड़ रहा है, हमास को भी चाहिए कि वो शांति स्थापित करे। बहुत नुकसान हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अमेरिका का प्रत्यक्ष तो कोई रोल इस युद्ध में नहीं होता, मगर अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा वो इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। अमेरिका को भी चाहिए कि अब इन युद्धों को समाप्त करें और भविष्य में कोई युद्ध ना हो इसका प्रयास करें। इनके आसपास के जो देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, सऊदी अरबिया, मिस्र, ये सारे देशों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अब और युद्ध नहीं चाहिए। सब मिलके संयुक्त राष्ट्र के निर्णय का सम्मान करें और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने सब मिलकर एक याचिका दायर करें कि जो निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ देगा उसे हम सम्मानेंगे और
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे भारत के इन पंक्तियों का अनुसरण करते हुए समस्त विश्व को युद्धों से दूर होना चाहिए। बहुत युद्ध हुए, अनेक युद्ध हुए, बहुत नुकसान हुआ, अब और नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ को और पावरफुल बनाए जाने की ज़रूरत है। ये कैसे होगा, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जियो मित्रों, जियो और जीने दो, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे सीमा के विवाद, वैसे तो बहुत सारे विवाद हल हो चुके हैं, कुछ थोड़े से विवाद दुनिया में बचे हुए हैं, जिसमें हमारा भारत पाकिस्तान विवाद भी एक है, कश्मीर की समस्या भी एक है, उसमें फ़िलिस्तीन और इजराइल और हमास की समस्या भी है। तो क्यों ना हम इन सारी समस्याओं को समाप्त करें और संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्व सरकार के रूप में मान्यता देते हुए पूरी दुनिया का एक स्थायी नक्शा, एक स्थायी सीमा रेखा निर्धारित करते हुए क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आने वाले समय में किसी प्रकार का युद्ध ना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ का ही प्रयास है और संयुक्त राष्ट्र को ही इसका योगदान जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तीसरा विश्व युद्ध तो क्या, दो देशों के बीच भी युद्ध ना हो। दो देशों के बीच युद्ध क्या, दो परिवारों के बीच भी युद्ध ना हो। सब मिलकर रहें, सब सुखी रहें। जगत के सारे प्राणी, मनुष्य, जीव, जंतु सब सुखी हों, सभी मिलजुल कर रहें, सब में प्यार हो, सब में भाईचारा हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय विश्व।